दिस है, ये हेडिंग है पहली, जो फॉरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है कि इस लीगल मेडिसिन किसे कहते हैं या स्टेट मेडिसिन किसे कहते हैं, उसे ही फॉरेंसिक मेडिसिन भी कहते हैं। दैट मीन्स कि मेडिकल साइंस का या लीगल प्रोसीडिंग्स का अगर किसी को नॉलेज है और उसको वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, टू हेल्प या टू एड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, यानी कहीं पे भी इंसाफ के लिए, इंसाफ के पर्पज से, जस्टिस के पर्पज से अगर कोई अपने मेडिकल नॉलेज को या लीगल प्रोसीडिंग्स जो है, जो लीगल वेज है, उनको अगर वो यूज कर रहा है तो उसको कहा जाता है फॉरेंसिक मेडिसिन। और ज्यादातर जगहों पे जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग क्रिमिनल, जैसे दो तरीके के कोर्ट्स होते हैं इंडिया में, अभी उसके बारे में देखेंगे। तो यूजुअली जो सिविल केसेस हैं या सिविल रिलेटेड, पब्लिक से रिलेटेड या डिस्प्यूट से रिलेटेड जो चीजें हैं, झगड़े से, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है। हमें क्या, हमें हमें जो स्टडी करनी है वो क्राइम की करनी है। तो उसी से रिलेटेड देखेंगे। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो हमारा पुराना सिस्टम था, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, जो अलग अलग प्रोसीजर्स थे, लाइक इंडियन पेनल कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, या इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब के सब अब रिपील कर दिए गए हैं, यानी अबॉलिश कर दिए गए, खत्म कर, इनकी जगह पे नया कानून आया 2023 में, वो बिल पास हुई थी और 2024 से वो लागू भी हो गया, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लाइक पहला था इंडियन पीनल कोड, ये पुरानी चीज है, 1860 में ये बना था, इंडियन पीनल कोड। 1860 में ये आया था, बट अब 2023 से ये इनइफेक्टिव हो गया। दैट मीन्स कि इसका इफेक्ट जो है वो खत्म कर दिया गया। इसकी जगह पे जो नया कानून आया, जो नई बिल आई जिसने इसको रिप्लेस किया, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, जिसको कहा जाता है बीएनएस। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। बेसिकली ये इंडियन पेनल कोड या जो भारतीय न्याय संहिता था, इसका काम क्या था, ये जितने भी क्रिमिनल लॉ है इंडिया में, ये हर किसी के बारे में इसमें इसका डिस्क्रिप्शन है। क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो है तमाम डिस्क्रिप्शन जो है वो इंडियन पेनल कोड में। इसका काम क्या है, ये जो अलग अलग तरीके के जुर्म हो रहे हैं, अलग अलग ऑफेंसेस जो हो रहे हैं, या अलग अलग जो क्राइम हो रहा है, उनको डिफाइन करना, अलग अलग लॉज में, अलग अलग सेक्शंस में ये उसको डिफाइन करता है कि ये इस तरीके का अगर जुर्म है तो ये किस सेक्शन में आएगा। और फर्दर जो है उसी में इसका अगला जो पार्ट है वो ये है कि अगर उसने ये जुर्म किया है तो उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। यानी जो कोड है, अलग अलग कोड है, वो इस चीज को भी बताता है कि कितने दिनों की या किस तरीके की इसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, वो इंडियन पेनल कोड बताता था। नाउ इंडियन पेनल कोड अब जो ये रिप्लेस हो गया किससे, बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता। ये जो बिल आया था ना, ये 2023 में आया था, है ना, भारतीय न्याय संहिता। सेकंड चीज जो थी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, एक्चुअल में ये 1973 में आया था। ये देखिएगा, ये जो है ना, ये कोड है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में आया था। अब ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए कहीं पे जुर्म हुआ है तो इसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, उसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, या किस मैकेनिज्म से उसको पनिशमेंट देनी है, सजा देनी है। अब ये जो सजा का पूरा एक तरीका है, कितनी सजा मिलनी है, वो चीज बता रहा था क्या, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन जो ये सीआरपीसी था, या यूं कह लीजिए कि इसको बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया। ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि जो अलग अलग तरीके से जो जुर्म हो रहे हैं उनको किस तरीके से हमें इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे उनकी तहकीक करनी है। फर्दर जो अगर किसी को कोई जो सजा मिल गई इंडियन ये भारतीय न्याय संहिता से, अगर इससे कोई सजा किसी को मिल गई तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, यानी जो मैकेनिज्म है पनिशमेंट का, वो किस में मिलेगा, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलेगा। तो ये चीज हो गई बीएनएस और बीएनएसएस, दो चीजें हो गई।
थर्ड एक चीज और आती है, जो अलग अलग एविडेंस आपको मिलेंगे कहीं पे भी, अगर क्रिमिनल कोई मान लीजिए क्राइम हुआ है, तो कहते हैं ना कि जो क्रिमिनल होते हैं वो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के जाते हैं। तो अब उनको किस तरीके से ट्रेस करना है, क्या क्या सबूत इकट्ठे करने हैं, किस तरीके के गवाह आपको चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो बताता था पहले इंडियन एविडेंस एक्ट। अब वो चीज आ गई किसमें, भारतीय साक्ष्य। तो ये जो हिंदी में साक्ष्य लिखा है ना, ये एविडेंस को ही कहते हैं, सबूत को ही कहते हैं। तो भारतीय साक्ष्य है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट था पहले, अब इसको खत्म करके भारतीय साक्ष्य लेके आ गए, ये 1872 में था वैसे। और ये सब के सब कितने, 2023 में। बेसिकली सब एक ही है, बस इसको क्या कर दिएगा, चेंज कर दिएगा। और अभी ज्यादातर जो सेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट ओल्ड वाले ही हैं, कुछ सेक्शंस में चेंजेस आए हैं, कुछ सेक्शंस को चेंज किया गया, अदरवाइज जो है वो पुराने वाले ही सब हैं। ठीक, तो ये चीजें थी। भारतीय न्याय संहिता क्या चीज बता रहा था ना, जो अलग अलग ऑफेंस थे, जो जुर्म थे, उनके बारे में, ऑफेंसेस, जो अलग अलग कैटेगरी के क्राइम हो रहे थे उनके बारे में। दूसरे, और क्या चीज बता रहा था कि इनको कितनी पनिशमेंट मिलनी है अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ लॉ, अगर इनका जुर्म साबित हो रहा है तो इनको कितनी सजा मिलनी है, उस चीज का भी इसमें जिक्र था, यानी प्रिस्क्रिप्शन कोड फॉर पनिशमेंट, पनिशमेंट को भी बता रहा था। किसी को 5 साल की सजा मिलनी है, 10 साल की सजा मिलनी है। वही चीज, जैसे इंडियन पेनल कोड को उर्दू में बड़ा अच्छा तर्जुमा था, आप लोगों ने सुना होगा, ताजीराते हिंद, है ना, ताजीराते हिंद की दफा 302 के तहत मुलजिम को 2 साल, 5 साल या उम्र कैद की सजा दी जा रही है ना। अब ये जो सजा थी क्या थी, उम्र कैद थी ना। ताजीराते हिंद क्या था, यही था, भारतीय न्याय संहिता ही है। तो ये ऑफेंस को बता रहा था, अलग अलग ऑफेंसेस को डिस्क्राइब कर रहा था, और साथ में उनका पनिशमेंट भी बता रहा था कि कितनी इनको सजा मिलनी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्या चीज बता रहा था, ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए कहीं पे क्राइम हुआ है तो किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करना है, यानी प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब दूसरी चीज ये है कि एक चीज और ये बताता था, मैकेनिज्म फॉर पनिशमेंट। मैकेनिज्म फॉर पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट तो बता दिया उसने, भारतीय न्याय संहिता ने, बीएनएस ने। तो अब ये जो बीएनएसएस है, ये मैकेनिज्म ऑफ पनिशमेंट बता रहा है। दैट मीन्स कि अदालत ने अगर ये कह दिया कि मुलजिम को मौत की सजा सुनाई जा रही है, अब मैकेनिज्म क्या है हमारे यहाँ, सजाए मौत का मैकेनिज्म क्या है इंडिया में, हैंगिंग, है हैंगिंग। ना, हैंगिंग। तो अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग मैकेनिज्म है, किस तरीके से कैसी सजा देनी है, उस चीज का जो जिक्र है वो किसमें था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, बीएनएस, है ना, बीएनएनएस। एंड लास्ट भारतीय साक्ष्य, यानी जो एविडेंस से रिलेटेड था, किस तरीके के एविडेंस चाहिए कोर्ट में। और किसी का माइक ऑन है। तो एविडेंस से रिलेटेड, या जो विटनेस है, टाइप ऑफ विटनेस, इन तमाम चीजों का जिक्र किसमें मिलेगा, भारतीय साक्ष्य में। ये तीन तरीके के जो है वो लीगल प्रोसीजर्स में जो अलग अलग कोड यूज किए जाते हैं इंडिया में, ये तीन है। तो बेसिकली मान लीजिए कहीं पे क्राइम हुआ तो सबसे पहली चीज क्या होती है, क्या करना होता है, डायरेक्ट अदालत तो उसे सजा रिपोर्ट। देगी नहीं ना। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई, सपोज दैट एफआईआर, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और यूजुअली जो एफआईआर ये होती है, एफआईआर जो होती है, ये आमतौर से जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस, उन्हीं के उसमें होती है। अब एफआईआर तो आपकी समझ में आ गई कि क्या चीज है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब जिसमें सजा मिलनी है, जो बहुत सीरियस तरीके का, जो सीरियस नेचर का क्राइम। अब सपोज दैट कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, आरटीए हुआ, किसी की डेथ हो गई, अब ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये जो है ये खुद से इसका एक्सीडेंट हुआ या किसी ने इसका एक्सीडेंट किया है ना। सड़क हादसा हुआ, उसमें किसी की मौत हो गई, अभी नहीं पता। ये राफिया कौन है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है, एफआईआर जो है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, जहां पे नेचर ऑफ द ऑफेंस पता है वहां पे तो एफआईआर हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने करवा दी। लेकिन अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, हमें नहीं पता कि
ये मतलब खुद से इसका एक्सीडेंट हो गया या किसी सामने वाली कार ने या ट्रक ने इसको टक्कर मारी है और उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है कि हमें यही पता लगाना है कि ये जो डेथ हुई है इधर खुद से हुई है, होमिसाइडल है या सुसाइडल है ना। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड एज तहकीक, उर्दू में जिसको हम कहते हैं, या इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं, इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट का नाम सुना है ना। इंक्वेस्ट कहते हैं उसको, तहकीक कहते हैं। पहले तो यही पता लगाना है कि जो डेथ हुई है, कहीं पे भी अगर डेथ रिपोर्ट मिले, तो फर्स्ट सबसे पहला काम होता है कि उस डेथ को हमें ये असरटेन करना होता है कि ये नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है। सबसे पहली चीज कि वो डेथ जो है वो नेचुरल हो रही है, नेचुरली अकरिंग है, या फिर अननेचुरल डेथ हो रही है। तो इसको कहा जाता है इंक्वेस्ट या तहकीक। इसी को और दूसरे सिनोनिम्स है लाइक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये भी चीज है। अब ये क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पे डेथ हुई है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस डेथ का काज क्या है, टू नो द काज ऑफ डेथ। डेथ का काज क्या है, वो नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है, यही पता लगाना है सबसे पहली चीज। नेचुरल है, अननेचुरल डेथ। और आमतौर से देखिए जो इंक्वेस्ट होता है इसमें नेचुरल अननेचुरल को पता लगाने के बाद दो तरीके का, इसमें या यूं कह लीजिए कि इसी डेथ को पता लगाने के लिए दो तरीके का इंक्वेस्ट हमारे इंडिया में कॉमनली होता है। दो टाइप के इंक्वेस्ट होते हैं, एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट, एक होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। दो ही तरीके के इंक्वेस्ट इंडिया में फॉलो होते हैं, बाकी अदर टाइप्स के जो है वो इंडिया में नहीं होते। तो बेसिकली ये दोनों इंक्वेस्ट क्या काम करते हैं, सबसे पहले इन्हें क्या पता लगाना है, टू नो द काज ऑफ डेथ, आइदर जो डेथ है वो नेचुरल या नेचुरल। अब ये जो इंक्वेस्ट है किस किस केस में हो सकते हैं, यानी कौन से अननेचुरल काज हैं डेथ के। किसी की सडन डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, या फिर दूसरी चीज होमिसाइड है या सुसाइड है, इन्फेंटिसाइड, डाउरी डेथ, ये सारे बहुत सारे हैं। डाउरी डेथ हो गई, या कहीं पे एक्सीडेंट से, पॉइजनिंग से, या ड्रग मिसहैप से, या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था मशीनरी से उसकी डेथ हो गई, या कोई किसी बिल्डिंग में था या कहीं काम कर रहा था जहाँ पे बहुत हाइट पे कोई काम कर रहा था, अचानक से वो वहां से गिर गया, फाल कर गया और उसकी डेथ हो गई। ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ था अंडर एनेस्थीसिया, उसकी डेथ हो गई, तो ये भी अननेचुरल डेथ है। या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कहीं पे बन जाए कि मेडिकल नेग्लिजेंस से, अब मेडिकल नेग्लिजेंस से किस तरीके से डेथ हो सकती है, ड्रग ओवरडोज हो जाए, या ऑपरेशन टेबल पे ही किसी का एब्डोमेन ओपन था और सर्जन साहब ने उसकी सर्जरी तो कर दी, लेकिन कोई एक अपना कहते हैं ना पेयर ऑफ सीजर्स या स्कैलपेल या कुछ वहां उन्होंने उसका एब्डोमेन में छोड़ दिया। अब ये मेडिकल ने, अब इससे फर्दर जो उसकी पेशेंट की हो सकता है डेथ हो जाए। या फिर कोई मुजरिम था, जेल में था, पुलिस कस्टडी में था, उसकी वहां पे डेथ हो गई ना। या करेक्शनल स्कूल जिसको हम कहते हैं, बोर्स्टल स्कूल, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से जो लड़कों को, यानी जुवेनाइल जो है अंडर लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, उनको करेक्शन स्कूल में भेजा जाता है उनकी इस्लाह के लिए। उनको सजा नहीं मिलती, बल्कि उनको स्कूल में भेजा जाता है कि इनकी इस्लाह करनी है, हमें इनको सुधारना है। तो बाल सुधार गृह उसको हिंदी में बोलते हैं। तो वहां पे वो था, वहां पे डेथ हो गई। डाउरी डेथ, इंडिया में डाउरी डेथ के लिए जो है इंक्वेस्ट किया जाता है, लेकिन अदर कंट्रीज में डाउरी डेथ जो है वो इस तरीके की डेथ में नहीं शामिल की जाती। या फिर कोई इंडस्ट्रियल डिजीज है जो अ, है ऑक्यूपेशनल हजार्ड टाइप का है, वहां से किसी की डेथ हो रही, तो ये सारी की सारी जो है वो अननेचुरल टाइप की डेथ है जिसमें इंक्वायरी होना जरूरी है ना। अब यहाँ पे दो तरीके का इंक्वेस्ट इंडिया में, मैंने बताया कि दो तरीके का इंक्वेस्ट जो है हमारे इंडिया में फॉलो होता है। एक तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट। अब देखिए किन किन केस में मजिस्ट्रेट साहब इंक्वेस्ट करेंगे और किन किन केसेस में पुलिस इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट जो कॉमनेस टाइप का इंक्वेस्ट होता है। मजिस्ट्रेट के लिए कुछ स्पेसिफिक काज है, कुछ स्पेसिफिक चीजें जहां पे मजिस्ट्रेट को इंक्वेस्ट करना ही करना है। सबसे पहली चीज, जहां जहां जो मुजरिम है,
यानी जिसने जुर्म किया, अगर वो शक के घेरे में पुलिस वाले आ रहे हैं हर जगह पे, तो वहां पे मजिस्ट्रेट, अब जाहिर सी बात है पुलिस वाला अपनों के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी नहीं करेगा, तो वहां पे इंक्वायरी करनी होगी किसको? मजिस्ट्रेट को करनी होगी। यानी पुलिस फायरिंग थी, पुलिस फायरिंग में किसी की डेथ हो रही है, तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करेगा। या कोई पर्सन था जो पुलिस कस्टडी में था, वहां से वो गायब हो गया या उसकी डेथ हो गई, या पुलिस किसी एक पर्सन से पूछताछ कर रही थी काफी दिनों से, उसको बार बार थाने बुला रही थी और उसकी डेथ हो गई, तो वो अब अननेचुरल डेथ में आएगी। यहाँ पे इंक्वेस्ट कौन करेगा, तहकीक कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। या डाउरी डेथ है इंडिया में, डाउरी डेथ कब तक मानते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो 7 साल। 7 years तक मैरिज के। 7 years ऑफ हाँ, मैरिज। है ना, अप टू 7 years ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे अगर मैरिज के 7 साल के अंदर उस लेडी की डेथ हो रही है, तो वो डाउरी डेथ में आएगी, और इसके जो इंक्वेस्ट होगा वो मजिस्ट्रेट करेगा, मजिस्ट्रेट करता है। या बोस्टल स्कूल में, या मेंटल, कोई मेंटली इल पर्सन था, वो किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में था, वहां पे उसकी डेथ हो गई, तो इन तमाम केसेस में मजिस्ट्रेट को इंक्वेस्ट करना है। इसके अलावा अदर जो तमाम केसेस हैं, कॉमन केसेस है, वहां पे पुलिस को इंक्वेस्ट करना होता है। ठीक है, ये सारे केसेस हैं जहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस इंक्वेस्ट करते हैं बेसिकली। अब आइए, इंक्वेस्ट में ये दोनों टाइप हैं। कॉमन टाइप के जो होते हैं दो ही होते हैं इंडिया में, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। दो इंक्वेस्ट है, एक मजिस्ट्रेट एक पुलिस। अब इसमें दो लाइन के बारे में आपको देखना है। सबसे पहली चीज, जो पुलिस इंक्वेस्ट है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट, है ना, सबसे कॉमनेस्ट यही है, कॉमनेस्ट टाइप ये। कुछ और इंक्वेस्ट होते हैं, कुछ और नाम है जो अदर टाइप जो इंडिया में नहीं होते हैं, लाइक कोरोनर्स कोर्ट। कोरोनर्स कोर्ट इंडिया में पहले होता था, अब नहीं होता। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, एक और तीसरा नाम कोई बताए? एंड थर्ड जो है वो प्रोक्यूरेटर फिस्कल। बेसिकली ये सब भी इंक्वेस्ट की टाइप है, लेकिन ये तीनों के तीनों इंडिया में नहीं होते, नॉट हेल्ड इन इंडिया। हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही तरीके का होता है, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। और जहां जहां पे खासतौर से जो अननेचुरल डेथ हो रही है, जहां पे जिम्मेदार जो है पुलिस को माना जा सकता है, वहां पे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है। लाइक पुलिस फायरिंग में डेथ हो रही है, पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है, जेल में डेथ हो रही है, डाउरी डेथ हो रही है, या मेंटल हॉस्पिटल में किसी का एडमिशन था वहां पे डेथ हो रही है, इन तमाम जगहों पे पुलिस को इंक्वेस्ट करना। अदर वाइज फिर वो, सॉरी, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है, अदरवाइज पुलिस। अब पुलिस इंक्वेस्ट करती कैसे? अब मान लीजिए कहीं पे डेथ हुई, कहीं पे डेथ हुई, तो खबर पहुंची थाने तक, तो जो वहां का थानेदार है या जो इंचार्ज है, वो किसी को भी भेज सकता है, लेकिन एक फिक्स वो है कि इससे नीचे का आदमी जो है वो इंक्वेस्ट नहीं करेगा। यानी एक रैंक तक है, उस रैंक के नीचे वाला जो है वो इंक्वेस्ट नहीं करता। तो किस रैंक तक का इंक्वेस्ट कर सकता है? सीनियर हेड कांस्टेबल, अप टू सीनियर हेड कांस्टेबल। इस रैंक से नीचे का, इस रैंक के नीचे, यानी इसके बाद जो है कांस्टेबल आते हैं, होमगार्ड्स आते हैं, ये लोग जो है वो इंक्वायरी नहीं करेंगे। सीनियर हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर का एसआई, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, या फिर उससे ऊपर और चलते चले जाइए, ये लोग इंक्वेस्ट करेंगे। तो अगर कहीं पे डेथ हो रही है, तो सबसे पहले कहाँ पे आई रिपोर्ट? थाने पे आई। थाने से मान लीजिए जो सीनियर हेड कांस्टेबल साहब हैं, इनको भेजा गया कि आपको ये तहकीक करनी है इस डेथ के बारे में। तो इनका काम क्या है? सबसे पहले जो है, ये जो आसपास का जो सर्किल का मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, तो इनको सबसे पहले इन्फॉर्म करना है उस मजिस्ट्रेट को कि फला जगह पे एक डेथ हो रही है और हम जा रहे हैं उसकी इंक्वायरी करने। तो इन्फॉर्म करना मस्ट है इनको। इसके बाद जो है ये अब सीन ऑफ द क्राइम, जहां पे क्राइम हुआ है, जहां पे डेथ हुई है, वहां पे अब ये पहुंचेंगे हेड कांस्टेबल साहब, वहां पे पहुंचेंगे। तो इन्हें कुछ चीजें सबसे पहले जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ होते हैं इंक्वेस्ट में, उसको पहले आंसर करना है, यानी पहले उस चीज को इन्हें डिटरमाइन करना है। फर्स्ट चीज ये होती है आइडेंटिटी ऑफ द डिसीज। जो पहली चीज है, जो पहला क्वेश्चन इन्हें हल करना है कि मरने वाला का नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है।
ना, आइडेंटिटी ऑफ डिसीज्ड पर्सन, यानी जिसके साथ हादसा हुआ है वो है कौन, उसकी आइडेंटिटी को इन्हें सबसे पहले पहचानना है। सेकंड चीज है प्लेस ऑफ द डेथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ द डेथ। हो सकता है लाश कहीं और मिली हो, लेकिन जहां पे लाश मिली हो वहां पे उसका कत्ल ना किया गया हो, कहीं और उसका कत्ल हुआ हो। तो प्लेस ऑफ द डेथ, इसको भी असरटेन करना जरूरी होता है। तीसरी चीज है टाइम ऑफ द डेथ, लाश जब मिली है वो फौरन की है या बहुत पहले उसकी डेथ हो चुकी होगी, ये चीज है। एंड सेकेंड लास्ट, सॉरी, जो लास्ट चीज है कि अपेरेंट काज ऑफ द डेथ क्या हो सकता है। अब इसने ये चार चीज है, ये चार आंसर इसने पा लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से वहीं से जो लोकेलिटी है, जो लोकेलिटी है, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वहीं से कोई दो रिस्पेक्टेड लोगों को, कम से कम दो बहुत रिस्पेक्टेड, जिनकी तमाम लोग इज्जत करते हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, दो। इनको वो अपने साथ रखेगा, इनको अपने साथ रखेगा, इनकी मौजूदगी में वो पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करता है। तो मिनिमम जो है वो कहा जाता है कि कम से कम दो रिस्पेक्टेबल पर्सन हो उसी लोकेलिटी के, उसी कम्युनिटी के, तो इनको साथ रखे। तो ये जो दो रिस्पेक्टेबल पर्सन, इनको कहा जाता है पंच। इनको क्या नाम दिया गया, पंच दिया गया। और इनकी मौजूदगी में वो जो पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसको कहा जाता है पंचनामा। उसको क्या नाम दिया जाएगा, पंचनामा। और जब पंचनामा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये जो जितने भी ये पंच लोग हैं उनसे ये साइन करवाएगा, रिपोर्ट को सील करेगा, फिर कहाँ पे भेज देगा, मजिस्ट्रेट साहब को, कि हमने अपने काम पूरा कर लिया ना। ये पुलिस इंक्वेस्ट का काम है, कि पुलिस इंक्वेस्ट में इस तरीके से हो सकता है। लास्ट में इसने एक वो रिपोर्ट की एक कॉपी जो मजिस्ट्रेट साहब को भेज दी। अब मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या करता है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या करता है, जहां जहां पे, जहां जहां पे जो है, मैंने पहले ही बताया ना कि किन किन केसेस में मजिस्ट्रेट को इंक्वेस्ट करना है। तो पहली चीज ये है कि मजिस्ट्रेट साहब किसी के बाउंड नहीं होते, वो ये जो नॉर्मल केसेस है यहाँ पे भी वो इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा आदमी है छोटे छोटे काम नहीं करेगा, तो जहां पे इसकी जरूरत होगी वहीं पे करता है। अब वो अलग अलग कंडीशन है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है। मजिस्ट्रेट ने इंक्वेस्ट कर दी। अब मजिस्ट्रेट के इंक्वेस्ट करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह है ना कि कोई भी शख्स ऐसा है जो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यानी पुलिस वाले क्या है भाई, उनको कहा जाता है कानून के रखवाले। अगर उनसे भी कोई गलत काम हो रहा है तो उनको भी पीछे, मतलब उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मिनिमम चीज ये है कि उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होगी, और करने वाला कौन होगा, मजिस्ट्रेट करता है। और जो हमारा जो बीएनएसएस है, पहले तो सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस हो गया ना, क्या नाम है इसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो बीएनएस है। लेकिन अभी जो इसका कोड था, जो सेक्शन था, वो चेंज नहीं हुआ। पुलिस इंक्वेस्ट के लिए जो सेक्शन है बीएनएसएस का, वो सेक्शन 174 ही है, सेक्शन 174 ही है। और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के लिए जो सेक्शन है वो 176 है, ये अभी नहीं चेंज हुआ है, सेक्शन जो है वो सेम है। ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए ये इंक्वेस्ट हो गई, एक टर्म यूज होता है अक्सर जिसको कहा जाता है ओपन वर्डिक्ट, इसको नाम दिया जाता है ओपन वर्डिक्ट। ओपन वर्डिक्ट क्या, दैट मीन्स कि ना, जो क्राइम हुआ है, क्राइम के बारे में तो पूरा अनाउंसमेंट कर दिया जाए, लेकिन जो अक्यूज्ड है यानी जो क्रिमिनल है उसका नाम ना बताया जाए ना, विदाउट नेमिंग द क्रिमिनल। यानी अभी जिसने क्राइम किया है या तो उसका नाम ही नहीं पता है, या नाम पता है तब भी नहीं बताया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है ओपन वर्डिक्ट ना। क्राइम के बारे में तो बता दिया गया, कमीशन ऑफ द क्राइम उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया, लेकिन जो क्रिमिनल है उसके नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तो इस तरीके को कहा जाता है, इंक्वायरी को ओपन वर्डिक्ट कहा जाता है।
अब इनके बीच का बेसिक डिफरेंस देख लीजिए कि पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डिफरेंस अगर आप बताइए तो कौन सा सुपीरियर है, पुलिस इंक्वेस्ट मैजिस्ट्रेट। सुपीरियर, मजिस्ट्रेट, हाँ मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, इंफीरियर टू मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ठीक। सेकंड चीज है इसका, अब सीआरपीसी एकदम जबान पे बसा हुआ है ना तो थोड़ा सा बीएनएसएस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सा सेक्शन है दोनों का? 174 पुलिस 124 पुलिस का है है और ना, मजिस्ट्रेट का 176। इसका 176 है। तो अब पुलिस इंक्वेस्ट कौन कर सकता है, पुलिस इंक्वेस्ट कौन करेगा? सीनियर हेड कांस्टेबल। सीनियर हेड कांस्टेबल। हाँ सीनियर हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की पोस्ट का, इससे नीचे की पोस्ट का नहीं कर सकता। और ये जो सीनियर हेड कांस्टेबल या जो कोई भी पुलिस इंक्वेस्ट कर रहा है उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर भी इसको कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कहा जाता है, सीनियर हेड कांस्टेबल या उससे रैंक में ऊपर हो। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में कौन कौन सा कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, या फिर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, सभी कर सकते हैं यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और पावर की बात अगर हम कर लेते हैं तो जो है पुलिस इंक्वेस्ट को अगर मान लीजिए ये सीनियर हेड कांस्टेबल साहब या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जब भी ये इंक्वायरी करने जाएगा सबसे पहले इसे क्या करना है? टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। ठीक, एरिया के मजिस्ट्रेट को इसे इन्फॉर्म करना है पहले, तब जाके इन्वेस्टिगेशन करना है। और इनके पास तो, इन्हीं को तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो नीड नॉट टू इन्फॉर्म एनीवन, इन्हें किसी को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक, किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है। अब थोड़ा सा पावर और है मजिस्ट्रेट के पास, एक पावर ये है कि जो मजिस्ट्रेट होता है, ये जो एक्यूज है अगर इसका पता चल गया तो ये इसके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है ना, कैन इशू अरेस्ट वारंट। लेकिन जो पुलिस होती है, पुलिस, इट कैन नॉट इशू वारंट। बेसिकली जो वारंट होता है ना, इसका इशुएंस ही मजिस्ट्रेट की साइन से होता है। तो बेसिक डिफरेंस तो यही पे होगा कि पुलिस कर ही नहीं सकती किसी भी केस में, किसी भी हालत में पुलिस जो है वारंट इशू नहीं कर सकती जब तक कि वो सर्किल मजिस्ट्रेट हो, एसडीएम हो या डीएम हो, उसकी साइन नहीं होती। तो बेसिकली यहीं से वो इशुएंस होता है। तो कैन इशू अरेस्ट वारंट जो है वो मजिस्ट्रेट कर सकता है, पुलिस जो है नहीं कर सकती। अरेस्ट का वारंट जो है वो इशू नहीं कर सकती। एक टर्म आता है एग्जीमेशन का। मान लीजिए किसी की डेथ, डाउरी डेथ की ही बात अगर मैं करूं कि 5 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी और अब उसके घर वाले जो कह रहे हैं, जो उसके अपने मदर फादर या ब्रदर्स हैं, वो इस चीज का इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी ससुराल वालों ने इसे जहर दिया था 4 साल बाद उसकी डेथ के। तो अब वो डाउरी डेथ के केस में अभी भी वो आएगा क्योंकि 7 साल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसकी लाश को फिर से निकालने की जरूरत पेश आए, उसका फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए, पोस्टमार्टम कराया जाए। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है जब कोई लाश या कोई डेड बॉडी जो ऑलरेडी जो है वो दफन कर दी गई थी उसको फिर से अंडर द लॉ, उसको फिर से उसको क्या किया जाए, डिग किया जाए, उसे निकाला जाए। तो उसको कहा जाता है एक्सह्यूमेशन। और एक्सह्यूमेशन का ऑर्डर जो है, डाउरी डेथ किस में आता है? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में आता है ना। तो ये मजिस्ट्रेट जो है कैन ऑर्डर एक्सह्यूमेशन, और पुलिस इंक्वेस्ट कैन नॉट ऑर्डर ना, ये एक्सह्यूमेशन नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, है ना। और इसी तरीके से मान लीजिए कि विसराज है, उनका एनालिसिस करवाना है पोस्टमार्टम के बाद, उनका केमिकल एनालिसिस करना है, तो पुलिस वाले जो है ये ऑर्डर नहीं कर सकते केमिकल एनालिसिस के लिए।
लेकिन ये जो मजिस्ट्रेट है, इट कैन ऑर्डर ना। तो बेसिकली जो है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, ये सुपीरियर टू पुलिस इंक्वेस्ट है, ये इसके कुछ पावर्स थे। सेक्शन याद रखिएगा। अब इसमें एक आता है कोरोनर्स इंक्वेस्ट। कोरोनर बेसिकली जो है ये अंग्रेज लेके आए थे इस तरीके का सिस्टम। और सबसे पहले जो है ये कोरोनर्स इंक्वेस्ट का ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता से ये शुरू हुआ था। और इसके बाद इंडिया के जो दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे वहां में हुआ। और लास्ट जो आखिरी कोरोनर कोर्ट था वो था मुंबई में। मुंबई में था। और 1999 के बाद यानी 1999 को ये भी खत्म हो गया। तो यानी अब इंडिया में कोरोनर इंक्वेस्ट नहीं होती, इसकी कोई मतलब लीगल वैल्यू नहीं है। कोरोनर इंक्वेस्ट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। और कोरोनर जब इसके पास वैल्यू थी या जब इसके पास पावर थी, तो इसके पास जो है एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर हुआ करती थी। और बेसिकली इसका अपॉइंटमेंट जो होता था बाई स्टेट गवर्नमेंट। इसको जो अपॉइंट करते थे वो स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती थी। कोई सस्पिशियस डेथ हुई है, कोई अननेचुरल डेथ हुई है उसके, या फिर कोरोनर्स का ये भी काम होता था कहीं पे अगर मान लीजिए दंगे हो गए और ऑलरेडी जो मशीनरी है वो किसी दूसरी तरफ लगी हुई है, कुछ और दूसरे केसेस है जिनमें पता लगाना है, तो वहां पे स्पेशल टाइप का इनको पावर दिया जाता था। और ये कोरोनर जो लोग होते थे या कोरोनर मजिस्ट्रेट जो होते थे, ये उसको इंक्वायरी करते थे। अपॉइंटमेंट कौन करता था इनका? स्टेट गवर्नमेंट करती थी। लेकिन प्रेजेंट में इसकी कोई लीगल वैल्यू है? नहीं है। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अब ये इंडिया से खत्म हो चुका है कोरोनर्स कोड। एक और है मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम के बारे में एक लाइन लिख लीजिए, बेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट। कैसा है? बेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट है ये मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो इंक्वायरी कर रहा होता है ना, उसके पास वो एक तरीके से फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है, उसके पास फॉरेंसिक मेडिसिन की पूरी नॉलेज होती है। ये नेचर ऑफ द डेथ, काज ऑफ द डेथ, टाइम सिंस डेथ, ये हर चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। लेकिन ये इंडिया में नहीं होता, ये होता कहाँ पे? यूएसए में। ये आज भी चल रहा है। यूएसए में मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम जो है ये चलता है। और एक थर्ड है प्रोक्यूरेटर फिजिकल। प्रोक्यूरेटर फिजिकल ये भी एक तरीके का इंक्वेस्ट ही है, इंक्वायरी करने वाला ही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्कॉटलैंड में होता है। कहाँ पे होता है? स्कॉटलैंड में होता है सिर्फ। यहाँ पे भी एक पर्सन को किसी को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसके पास पूरी पावर दे दी जाती है। मजिस्ट्रेट की पावर उसको भी दे दी जाती है। और वो कुछ क्रिमिनल मैटर्स होते हैं जिन पे स्पेसिफिकली इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि ओरिजिनल काज क्या है, ये जो क्राइम हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे यहाँ होता ही नहीं। स्कॉटलैंड में होता है प्रोक्यूरेटर सिस्टम, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम यूएसए में होता है। लेकिन बेस्ट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट क्या है? मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है। कोरोनर्स इंक्वेस्ट इंडिया में होता था, लेकिन 1999 के बाद से कोरोनर सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है इंडिया में। अंग्रेज लेके आए तो कोलकाता से शुरुआत हुई थी। लास्ट जो कोरोनर कोर्ट था वो मुंबई में था। दो टाइप का इंक्वेस्ट हमारे इंडिया में फॉलो होता है, पुलिस इंक्वेस्ट एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। सुपीरियर कौन सा इंक्वेस्ट है? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इज पुलिस इंक्वेस्ट ना। सबसे कॉमन टाइप का इंक्वेस्ट क्या? पुलिस इंक्वेस्ट होता है। ओपन वर्डिक्ट किसे कहते हैं? Without naming Internet. the criminal. हाँ, जो क्राइम के बारे में तो बता दिया जाए, लेकिन क्रिमिनल के क्रिमिनल का नाम का, नाम। हाँ, नाम ना बताया जाए, दैट इज ओपन वर्डिक्ट उसको कहा जाता है ना, विदाउट नेमिंग द क्रिमिनल। अब आइए कोर्ट्स ऑफ लॉ। कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो हमारे इंडिया में बताइए कितने टाइप के कोर्ट होते हैं? So, दो। कौन कौन से होते हैं? criminal, civil. हाँ, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। देखिए दोनों के आर्डर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट के लिए नहीं, वो सिविल कोर्ट के लिए भी है। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है?
जो क्रिमिनल कोर्ट है वो टोटली किससे रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड है ना, क्राइम जहाँ पे हो रहा है। और जो सिविल कोर्ट होता है ये डिस्प्यूट से रिलेटेड है ना, फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, पैटर्निटी या मैटरनिटी डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा इस तरीके का इम्प्लाइज और इम्प्लायर्स के बीच का है, या डिफेमेशन केस है। तो इन तमाम केसेस ये जो आते हैं ये सिविल केस में आते हैं, तो इनके लिए सिविल कोर्ट है। और जहाँ पे क्राइम हुआ है वो क्रिमिनल कोर्ट। और कितने टाइप के कोर्ट्स होते हैं इंडिया में, क्रिमिनल कोर्ट। अभी तो हमने टोटल जो है 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट, बेसिक यही है। एक तो है सिविल कोर्ट, दूसरा क्रिमिनल। फर्दर जो क्रिमिनल कोर्ट है, अब ये कितने टाइप का होता है, ये 4 टाइप का होता है। 4 4 टाइप का होता है। वही, एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा जो होता है सेशन कोर्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, और लास्ट जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो बेसिक जो है वो क्रिमिनल कोर्ट जो वो 4 तरीके के ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। इनके बारे में थोड़ा सा फ्लो चार्ट से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्रिमिनल कोर्ट में सबसे पहला हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो कौन सा है, वो सुप्रीम कोर्ट का है ना। हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल अगर कोई है तो वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली। ना, एक ही है इंडिया में, न्यू दिल्ली में है ये। ठीक है, इसके पास पावर कितनी है, इसके पास पावर कितनी है, सबसे ज्यादा पावर इसी के पास है ना। इसका काम क्या है, जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं सबको ये सुपरवाइज करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी इंडिया में कोर्ट हैं सब इसके नीचे ही है, ये सबको सुपरवाइज करता है। यानी मान लीजिए इससे निचली अदालत में अगर कोई सजा मिल भी गई किसी को, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करके उस अपनी सजा को खत्म भी करवा सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये बेगुनाह था। तो ये तमाम कोर्ट्स के फैसले को ये चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, इसके पास इतनी पावर होती है। बाकी जो हाईएस्ट लेवल की ये पेनल्टीज भी दे सकता है, और सजा भी सबसे बड़ी से बड़ी सजा ये दे सकता है ना। इसका कोई कहीं पे लिमिटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सेकंड कोर्ट जो है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पे होता है, स्टेट की कैपिटल में होता है मोस्टली, हाँ लेकिन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। हाँ, है ना। आमतौर से ये कहा जाता है यूजुअली लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट। यूजुअली का वर्ड लगा है, कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, जिनके कॉमन हाई कोर्ट है, लाइक पंजाब का और हरियाणा का, इनका जो हाई कोर्ट है वो कॉमन है। चंडीगढ़। हाँ, इसी तरीके से साउथ में आइए, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मेरे ख्याल से, हाँ, हैदर, कहाँ का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इनका भी जो हाई कोर्ट है वो सेम ही है। तो कहने का मतलब इसीलिए लिखा गया यूजुअली, ये नहीं लिखा गया कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, बल्कि यूजुअली लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ एवरी स्टेट एंड इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। इस स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। और इसके जज जो होते हैं, इसके जज जो होते हैं, इसको अपॉइंट कौन करता है, इनके जजेस को अपॉइंट कौन करता है, इनके जजेस को जो अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को, इनका अपॉइंटमेंट, सीएम, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इसका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, इनको कंसल्ट करना पड़ेगा किससे, गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से इनको कंसल्ट करके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। अब हाई कोर्ट क्या काम करता है, इससे निचली जितनी भी अदालत हैं उसके तमाम जो केसेस होते हैं, लोअर कोर्ट्स के जो केसेस होते हैं जिनमें लोअर कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, अपना फैसला दे दिया,
लेकिन जिसको फैसला मिला यानी जिसके खिलाफ फैसला आया था उसे लगा कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये जो हाई कोर्ट है ये अपने से निचली तमाम अदालतों को ये सुपरवाइज कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को कौन सुपरवाइज करेगा? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम करता कोर्ट। है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम सबसे कोर्ट। सुप्रीम है ना। तो इसके पास इतनी पावर है। और दूसरी चीज ये हर तरीके के जुर्म पे ये अपना फैसला दे सकता है। और किसी भी तरीके का जो भी बड़ी से बड़ी सजा है लॉ में जो लिखी गई है, कानून में जितनी भी सजा दी गई है वो तमाम तरीके की सजा जो है वो हाई कोर्ट भी दे सकता है। बस फर्क ये है कि हाई कोर्ट की सजा को रखना या उसे खत्म करने का काम पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। थर्ड आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट कहाँ पे होता है? आमतौर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वहीं पे होता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेशन कोर्ट्स होते हैं, इसीलिए इनको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। और इनको जो प्रिसाइड करता है उसको या तो डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं हम या सेशन जज कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज कब होता है? जब वो किसी सिविल केस को प्रिसाइड कर रहा होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और जब कोई क्रिमिनल केस को प्रिसाइड कर रहा होता है तो वो होता है सेशन जज। और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में यही काम हो रहा है तो वो मेट्रोपॉलिटन सेशन जज उसको कहा जाता है ना। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेशन कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट या तो देखिए दो तरीके से होता है। या तो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करती है विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक, इस तरीके से होता है। पहला एक ये तरीका इसके अपॉइंटमेंट का इनके जजेस का। सेकंड जो दूसरा तरीका है ये भी है कि जो निचली और इससे जो निचली अदालत के जज हैं उनको एलिवेट कर दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए, उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो दो तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है। डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, या फिर जो इससे निचली अदालत के जज हैं उनको जो एलिवेट कर दिया जाए, प्रमोट करके उनको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया जाए तो वो सेशन जज भी हो जाएंगे ना। अब इससे निचली अदालत का कौन है? असिस्टेंट सेशन कोर्ट इसको कहते हैं। दैट इज असिस्टेंट सेशन कोर्ट इसको कहते हैं, जो इससे निचली अदालत है, असिस्टेंट सेशन कोर्ट। अब ये है। अब पावर की बात अगर हम करें, दोनों को पहले पावर देख लीजिए। जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ये भी जितने भी कानून की किताब में जितने भी तरीके की सजाएं लिखी गई है, जितनी भी बड़ी से बड़ी फाइन लिखी गई है, वो सब के सब ये कर सकता है कौन? सेशन कोर्ट। लेकिन अगर मान लीजिए सेशन कोर्ट ने किसी को मौत की सजा दे दी यानी हैंगिंग की, इंडिया में हैंगिंग ही है, अगर इसने हैंगिंग की सजा दे दी किसी को तो इसकी हैंगिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी, मतलब इसकी सजा को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट जो है उसको कंफर्म ना कर दे। सेशन कोर्ट जो है, सेशन जज ने अगर किसी क्रिमिनल को हैंगिंग के लिए कह दिया कि इसको जो है हैंगिंग टिल डेथ इसकी सजा है, इसने ये जुर्म किया, लेकिन वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट उसको कंफर्म ना कर दे ना। कंफर्म करना किसका काम? हाई कोर्ट का। सेशन जज तो फैसला दे सकता है लेकिन इसको कंफर्म करेगा कौन? हाई कोर्ट करेगा। लेकिन असिस्टेंट सेशन कोर्ट क्या है ना? असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो है तमाम तरीके के सजा दे सकता है एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। यानी मौत की सजा ये नहीं दे सकता। असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो है ये मौत की सजा नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा ये मैक्सिमम जो ये सेंटेंस दे सकता है वो ये दे सकता है 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट। यानी 10 साल की कैद की सजा ये दे सकता है, इससे ज्यादा की सजा ये नहीं दे सकता, यानी मौत की सजा बिल्कुल नहीं दे सकता। ये असिस्टेंट सेशन कोर्ट था। इसके बाद फोर्थ कोर्ट जो आती है दैट इज मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट कितने तरीके का मजिस्ट्रेट है हमारे यहाँ? तीन तरीके के माने जाते हैं। चीफ ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीएम, फर्स्ट क्लास एसडीएम। जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इस तरीके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना, सीजेएम, उसके बाद फर्स्ट क्लास सीजेएम एंड सेकंड क्लास ना। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया और इनको पावर भी उसी तरीके से दी गई है। उनकी पावर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इन पावर से क्वेश्चन अभी पिछले साल में या उससे जस्ट पिछले साल में
मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया हुआ था। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सजा कितनी दे सकता है इम्प्रिजनमेंट की? अप टू 7 इयर्स। ये जो है अप टू 7 इयर्स क्या दे सकता है? इम्प्रिजनमेंट। और फाइन जितनी ज्यादा लगा सकता है, यानी पूरी प्रॉपर्टी भी ये जब्त करवा सकता है। मैक्सिमम फाइन ये दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो ये इम्प्रिजनमेंट जो है पनिशमेंट के तौर पे 3 साल तक की कैद की सजा ये दे सकता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और फाइन जो है वो 10,000 की, सिर्फ 10,000 तक की ये फाइन लगा सकता है। और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो पनिशमेंट उसका कितना है इम्प्रिजनमेंट? 1 साल का। और फाइन जो है मैक्सिमम ये 5,000 की, इससे ज्यादा की फाइन ये नहीं लगा सकता किसी के ऊपर। तो ये इनके पावर्स हैं ना, ये इनके पावर हैं। अब एक कोर्ट और आती है, एक कोर्ट और आती है। कौन सी कोर्ट बच गई? पंचायत। जुवेनाइल, जुवेनाइल कोर्ट। ये थोड़ी सी अलग टाइप की है ना। पंचायत नहीं, जुवेनाइल कोर्ट। पहली चीज तो ये कि जुवेनाइल होते कौन है, जुवेनाइल कहते किसे हैं? बच्चों को। 18 बच्चों से के। अब बच्चा तो 12 साल का भी रहेगा। 18 और से कम 18 एज साल से जिनकी। कम वो के बच्चों बालिग को। नहीं होता है। हाँ, यहाँ बालिग नहीं होता। तो बच्चों के लिए मत कहिएगा ना, लेस देन 18 ईयर्स, आइदर मेल या फीमेल कोई भी हो। 18 साल से कम उम्र का है तो वो जुवेनाइल कहा जाता है। अगर इसने कोई ऑफेंस किया, कोई जुर्म किया, तो इन्हें सजा नहीं दी जाती। इन्हें सजा नहीं दी जाती, बल्कि रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेजा जाता है। बाल सुधार गृह हिंदी में इसको कहते हैं, रिफॉर्मेटरी स्कूल ना। इनका पहले जो इनका नाम था बोर्स्टल, बोस्टन या रिफॉर्मेटरी स्कूल। यहाँ पे इनको भेजा जाता है ताकि इनको फिर से इनको एजुकेट किया जाए। इन्होंने जो किया है उसके लिए सजा नहीं, बल्कि रिफॉर्मेशन के लिए इन्हें भेजा जाता है, सुधार करने के लिए इनको भेजा जाता है, ताकि वो रिहेबिलिटेट हो जाए, है ना। अब यहाँ पे जुवेनाइल कोर्ट के बारे में एक चीज पूछी जाती है, इसको प्रिसाइड कौन करता है? इसको प्रिसाइड कौन करता है? तो जुवेनाइल कोर्ट को प्रिसाइड करने वाला जो होता है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का होता है, और यूजुअली जो होता है वो एक वुमेन होती है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है जो इसको प्रिसाइड करता है, जुवेनाइल कोर्ट का। और यूजुअली जो होता है वो फीमेल होते हैं ना। तो लेस देन 18 ईयर्स का है तो वो जुवेनाइल होता है। और इनको जो है सजा नहीं दी जाती, बल्कि रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेजा जाता है, जिसको बॉर्स्टल कहते हैं। ठीक, ये हो गए कोर्ट्स। अब कोर्ट्स के बाद ये है कि भाई ऑफेंसेस कौन कौन से, जुर्म क्या, आज किन जुर्म के लिए कोर्ट ने सजा दी है या दे रही है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, सेशन कोर्ट तक हैंगिंग हो सकती है, हैंगिंग जो है वो सेशन कोर्ट तक होगी। असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो है वो 10 साल से ऊपर की कैद की सजा नहीं दे सकता, और हैंगिंग की सजा बिल्कुल, यानी डेथ सेंटेंस वो नहीं दे सकता। ऑफेंसेस, ऑफेंसेस यानी जुर्म जिसको हम कहते हैं, कितने टाइप के जुर्म होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उनके अलग अलग जगहों पे उनके बारे में क्या क्या कागज। तो बेसिक जो जुर्म होता है, जो बेसिक टाइप का ऑफेंस होता है वो दो ही होता है एक तरीके से, अगर हम कहें इंडिया में। उन्हीं का थोड़ा सा फिर अलग कर दिया गया। पहला जो होता है दैट इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। और दूसरा जो है उसी में थोड़ा सा उसी को और अपग्रेड कर दिया, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। एक हो गया बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, दूसरा जो हो गया वो कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल। है ना? तो बेसिक डिफरेंस क्या है बेलेबल और नॉन बेलेबल में? नाम में ही जाहिर है, नाम में ही जाहिर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें बेल मिल जाएगी और नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती। हाँ, है ना। तो बेलेबल ऑफेंस में मतलब इस तरीके का जुर्म है जिसमें अगर आप अदालत में अपने लिए बेल की रिट डालें, पिटीशन डालें, तो जो जज साहब है वो आपको बेल दे देंगे, दैट इज बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल मतलब ऐसे जुर्म, संगीन जुर्म है जिनमें बेल आपको नहीं मिल सकती, आपको हिरासत में रहना है, दैट इज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो बेसिकली जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं ये खतरनाक टाइप के होते हैं, खतरनाक टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइक कोई मर्डर का केस है, कोई मर्डर का केस है, या अटेम्प्ट टू मर्डर, ना मर्डर केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, या डाउरी डेथ है,
है, डाउरी डेथ है ना, या बिना किसी वोमेन के कंसेंट के उसका मिसकैरेज करवा देना ना, विदाउट द कंसेंट। तो ये सारे जो हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं। और बेलेबल ऑफेंस में क्या है कि किसी की डेथ हो गई कैसे, नेग्लिजेंट एक्ट से, किसी डॉक्टर के यहाँ था, वो पेशेंट एडमिट था और नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हो गई। अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, आपने सुना है कि अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी सर्जन है, अगर उसने सर्जरी कर दी तो वो गारंटी नहीं ले सकता कि उसकी सर्जरी सही हो या गलत। दैट मीन्स कि अगर थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस भी हो गया तो कोर्ट ने उसको माफ कर दिया पूरी तरीके से। कोर्ट ने ये कहा कि अगर सर्जरी के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट सही हो जाए, उसकी डेथ हो सकती है, तो नेग्लिजेंस में नहीं आएगा। अब इसको बहुत सारे तरीके से नेग्लिजेंस हुआ भी होगा तो वो बता देंगे कि भाई हमने तो किया, हमें नहीं पता कैसे हो गया। तो वो बेलेबल ऑफेंस में अगर नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ हो रही है, दैट इज बेलेबल ऑफेंस। या फिर किसी वुमेन के कंसेंट से उसका मिसकैरेज करवा दिया जाए, कंसेंट से मिसकैरेज करवा दिया जाए, लेकिन कोई इस तरीके का मेडिकल बैकग्राउंड ना हो जहाँ पे एमटीपी जो है वो अलाउड हो। तो ऐसी कंडीशन में भी उस डॉक्टर के खिलाफ जो है वो जुर्म तो साबित होगा, बट वो बेलेबल ऑफेंस है ना। या किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना, दैट इज बेलेबल ऑफेंस। अब इसी में दो चीज और ऐड करिए, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है। बहुत बेसिक सा यही जो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया गया कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस ये बहुत सीरियस टाइप का क्राइम होता है जिसमें पुलिस जो है बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में इस तरीके का ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। बिना किसी वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पहले क्या लाना होगा, वारंट लेके वारंट। आना होगा, उसके बाद तब जाके गिरफ्तारी होगी ना। बाकी वही है, नॉन बेलेबल वाला ही जो है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में आता है। बस यहाँ पे अगर अरेस्ट करना होगा तो बिना पूछे, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के ये पुलिस जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये जो बेलेबल ऑफेंस है दैट इज नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस है। यहाँ पे अगर गिरफ्तार करना है तो पहले वारंट लेके आना होगा, किससे, मजिस्ट्रेट से। अब एक चीज और रह गई जिसको कहा जाता है वारंट केसेस, वाटर वारंट केसेस। अब ये तमाम तरीके की इस तरीके के ऑफेंस इसमें लेके आइए जिसमें जो मिनिमम सजा है, जो किसी को अगर मान लीजिए कम से कम भी सजा मिल रही है तो 2 साल से ज्यादा का उसका वो होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट। अगर मान लीजिए किसी को 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है या इस तरीके का जुर्म किया कि अगर उसमें उसको मैक्सिमम सजा दी जाएगी तब भी जो है वो 2 साल तक नहीं पहुंचेगा, वो 2 साल तक उसकी सजा नहीं हो सकती, तो वो वारंट केस में नहीं आएगा। वारंट केसेस जो है इस तरीके के होते हैं, लाइक किसी को अगर डेथ सेंटेंस, ऐसा जुर्म किया जिसमें उसकी जो आखिरी सजा है वो डेथ सेंटेंस हो सकती है। कौन सी सजा होगी, मर्डर केस हो गया, तो मर्डर केस किस में आएगा, वारंट केसेस में आएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी को हमने चोट पहुंचा दी, किसी को हमने चोट पहुंचा दी, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, फाइन लग सकती है, या फिर 1-2 साल की, या यूं कह लीजिए 1 साल की सजा हो गई कैद की। तो वो जो है वो वारंट केस में नहीं आता है ना। डेथ सेंटेंस अगर किसी को मिल सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट अगर किसी को मिल सकता है उसके जुर्म के उसमें, या मैक्सिमम जो है 2 साल या उससे ज्यादा का उसको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ऐसे तमाम केसेस को, ऐसे तमाम क्राइम्स को कहा जाता है वारंट केसेस। यानी इस तरीके के तमाम केसेस जिसमें सजा जो है वो या तो उम्र कैद की हो, या मौत की हो, या कम से कम इतनी हो कि 2 साल से ज्यादा जो उसे जेल में रहना पड़े, तो इन तमाम केसेस को कहा जाता है वारंट केसेस, है ना। ये ऑफेंसेस है। अब एक टर्म आता है, मान लीजिए अदालत में जो आखिरी सजा दी जाती है, सबसे बड़ी सजा दी जाती है, उसको कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, और ये लैटिन वर्ड कैपिटलिस से लिया गया जिसके माने होता है हेड। तो कैपिटल पनिशमेंट में यहाँ पे हमारे यहाँ किस तरीके का कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है जुडिशियल प्रोसेस में, हैंगिंग। हैंगिंग।
हमारे यहाँ क्या है, वो हैंगिंग है। बाकी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से सजा दी जाती है, सजाए मौत पे। लाइक यूएसए में, अमेरिका में कैसे देते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन के जरिए या फिर लीथल इंजेक्शन वहां पे दे देते हैं। कुछ कंट्रीज है जहाँ पे गिलोटाइन या गैरोटिन के जरिए दी जाती है। कहीं पे ये होता है साइनाइड पॉइजनिंग के जरिए दे दिया जाता है ना। और अब जो है आमतौर से एक यूनिवर्सल मेथड के तौर पे अपनाया जाता है एग्जीक्यूशन का, यूएस में लीथल इंजेक्शन अब दे दिया जाता है ना। आमतौर से वो पॉइजन का ही होता है, बहुत लीथल होता है, फौरन जो है डेथ हो जाती है, लीथल इंजेक्शन दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हैंगिंग है। अब हैंगिंग तो है, हैंगिंग हो रही। मान लीजिए किसी को हैंगिंग की सजा मिल गई, यानी मौत की सजा मिल गई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया कि इसकी जो है वो सजाए मौत है। ये क्या, ये बच सकता है अभी भी? यस सर, बच सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाके। हाँ, तो इसको कहा जाता है पावर ऑफ एमनेस्टी। पावर ऑफ एमनेस्टी, यानी एमनेस्टी कहते हैं पार्डन, क्षमा याचिका जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना पावर होता है कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिल गई है तो वो उसको खत्म भी कर सकता है, वो उसको ओवरटर्न भी कर सकता है। हो सकता है कैपिटल पनिशमेंट को वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में चेंज करवा दे। तो ये पावर ऑफ एमनेस्टी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये है। अब यहीं पे दो चीजें और है, सबपीना एंड समन्स या कंडक्ट मनी जिसको हम कहते हैं ना। सबपीना या समन कह लीजिए या कंडक्ट मनी कह लीजिए। तो पहली चीज समन्स या सबपीना किसे कहते हैं। मान लीजिए कहीं किसी केस का ट्रायल चल रहा है किसी कोर्ट में, और वहां पे कोई एक विटनेस है जिसको कोर्ट ने क्या किया, एक लेटर भेजा कि आपको, मान लीजिए 5 नवंबर ना, जो भी डे हो, ट्यूसडे वेंसडे जो भी डे हो, 11:40 पे कोर्ट में हाजिरी देनी है। ये चीज हो जाती है समन, यानी कोर्ट ने भेजा है इन राइटिंग, कोर्ट ने लिख के ये भेजा है कि इस फला केस में आपको इस तारीख को इतने बजे आपको कोर्ट में हाजिर रहना है। यानी दैट मीन्स कि इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंपेल्स द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ यानी जो भी जहां पे भी ट्रायल चल रहा है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां से किसी विटनेस को ये दिया गया कि आपको यहाँ पे हाजिरी देनी है इस दिन इस तारीख को, इस केस में आपको इसके बारे में बताना है। तो दैट इज सबपीना या समन इसको कहते हैं ना। सबपीना भी कहते हैं उसी को समन भी कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा देखिएगा। हो सकता है कि एज ए एक्सपर्ट विटनेस, खासतौर से जो मेडिसिन से रिलेटेड लोग हैं यानी डॉक्टर, वो लेमैन विटनेस भी होता है और वो एक एक्सपर्ट विटनेस भी होता है। सपोज दैट उसे किसी केस में, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो था, और वहां पे नाइट में किसी की डेथ हो गई और पता चला उसका केस चल रहा था, तो वहां पे एज एन एक्सपर्ट विटनेस इसको बुलाया जा सकता है। और उसी सेम डे, सेम दिन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बुला ले, और उसी दिन उसी टाइम पे उसको हाई कोर्ट भी बुला ले। तो अब इसके पास दो तरीका होता है कि किसको पहले अटेंड करना है ना, इसको अटेंड करना, किसको पहले अटेंड करना है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुला रहा है उसी दिन और उसी दिन हाई कोर्ट बुला रहा है। जिसने पहले भेजा होगा। नहीं, जो बड़ा कोर्ट है, अब यहाँ पे अभी सुनिएगा, जो बड़ा कोर्ट है वहां पे उसे जाना है, जो हाई कोर्ट है पहले यहाँ पे इसे जाना है, लोअर कोर्ट के पास नहीं जाना। अगर सेम, अब मान लीजिए कि दो तरीके का कोर्ट है, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट, दोनों से समन उसे आया एक ही दिन का, तो यहाँ पे उसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब क्रिमिनल। आइए, अब आइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में आइए कि दो अलग अलग केसेस की हियरिंग एक ही दिन होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में हम ना कई सारे जजेस होते हैं, मल्टीपल केसेस एक साथ चल रहे होते हैं ना। तो वहां पे अगर मान लीजिए सेम पावर के कोर्ट थे, वहां से उसको समन मिला, तो अब यहाँ पे इसको जो पहले आया, जिसको इसने पहले रिसीव किया, जिसको इसने पहले रिसीव किया वहां पे इसे जाना पड़ेगा, दूसरे वाले को वो छोड़ देगा। सेम टाइप ऑफ कोर्ट था, वहां से उसे सेम डेट पे सेम दिन के लिए
दो समन मिल गए अलग अलग, तो वो जिसको उसने पहले रिसीव किया था ना, द समन ही रिसीव्ड फर्स्ट, तो वहां पे उसको अटेंड करना है और दूसरे कोर्ट को उसे लिखित में ये देना है कि मेरे पास इसी दिन के लिए इस कोर्ट से भी आया था जो मैं पहले रिसीव कर चुका था, इसलिए मैं आपकी कोर्ट में हाजिरी नहीं दे पाऊंगा। तो इस तरीके से ये सबीना, ये समन जो है वो काम करता है ना। अब इसी में नीचे आइए कंडक्ट मनी। कंडक्ट मनी मतलब मैं गवाह हूँ, विटनेस हूँ, मुझे बुलाया गया, समन मिला। दो चीज है, एक तो क्रिमिनल कोर्ट में गवाही हो सकती है, दूसरी सिविल कोर्ट में हो सकती है, दोनों जगह पे हो सकती है ना। जो सिविल कोर्ट वाले हैं, अगर इन्होंने मुझे एज ए विटनेस बुलाया है, तो फिर ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि मेरा रास्ते भर का जितना भी खर्च हुआ है, जितनी भी बियरिंग हुई है, ये इन्हें अब उठाना है। इन्हें वो फीस जो है वो जमा करनी है, वो पे करनी है ना। सिविल केसेस में कंडक्ट मनी कहते हैं कि फी ऑफर्ड आर पेड टू ए विटनेस इन सिविल केस। सिविल केस में अगर किसी विटनेस को बुलाया जा रहा है तो उसका पूरा जो है फीस देनी पड़ती है, उसके आने जाने का खर्च देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज कंडक्ट मनी, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्ट मनी कहते हैं ना। लेकिन क्रिमिनल केस में कोई फीस नहीं देनी है, तब भी जाना है। क्रिमिनल केस में नो कंडक्ट मनी। फिर भी जो विटनेस है उसे अटेंड करना है, क्योंकि वहां पे जो इंटरेस्ट है, फायदे की बात किसकी हो रही है, बेसिकली स्टेट की बात हो रही है, स्टेट की बात होती है। यानी यूं कह लीजिए कि हम गवर्नमेंट हमें बुला रही होती है, तो इसलिए जो है ये जरूरी हो जाता है कि वहां पे पैसा मिले ना मिले, जाना जो है वो मस्ट हो जाता है क्रिमिनल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट में दो अपोजिट पार्टीज हो सकती हैं, तो उनमें से कोई भी आपको एज ए विटनेस बुला सकता है, तो उसके लिए आप मांग कर सकते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना मेरा खर्च है, तब मैं आ पाऊंगा, और उसे देना पड़ेगा, अदरवाइज आप मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो क्रिमिनल केस में कोई कंडक्ट मनी आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर बहुत दूर से बुलाया जा रहा है, रास्ते में हो सकता है कि आने जाने का खर्च बहुत लंबा चौड़ा हो, बाई ट्रेन या बाई एरोप्लेन जाना है, किसी दूसरे सिटी से आना है, या इवन कभी कभी होता है किसी दूसरे कंट्री से, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है कि इसको हो ना कन्वीनियंस चार्ज बोलते हैं। कन्वीनियंस चार्ज ये आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट लॉज। कुछ चीजें हैं कन्वीनियंस चार्ज में कि कहाँ के लिए कितना मिल सकता है, तो वो उनका स्पेसिफिक है। तो कुछ कन्वीनियंस चार्ज ये आपको दे सकते हैं, लेकिन आप किसी फीस की डिमांड नहीं कर सकते क्रिमिनल केसेस में। हाँ, सिविल केसेस में